अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। BPSC TRE 4 के लिए TGT PGT D++B उर्दू 2024 वगैरह के लिए ये जो आज का क्लास है, क्लास नंबर 4 है। आज के क्लास में लफ्ज़ की किस्में, लफ्ज़ मौजू की किस्में, इसमें मारिफा की किस्में, इसमें आलम की किस्में, जी अस्मा के जो अक़साम है, इसमें की कितनी किस्में हैं, हर एक का ख़ुलासा आज के क्लास में हम और आप पढ़ने वाले हैं। साथ ही इन तमाम उन्वानात से आज के क्लास में मारूज़ी सवालात भी लगाने वाले हैं। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं BPSC TRE 4 की, तो आज का क्लास आपके लिए बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट होगा। साथियों, आप सब जानते हैं कि STT का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी ज़्यादातर क़वाइद के सवालात रहते हैं, तो इसलिए उर्दू क़वाइद के जो क्लासेज़ हैं STT वाले साथी भी देख सकते हैं। बहुत सारे साथी हमसे पूछ रहे थे कि क्या सर मैं देख सकता हूं या नहीं देख सकता हूं, तो देख सकते हैं जी। तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शुरू किया जाए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के क्लास का आगाज़ करते हैं। बहुत सारे साथी मैसेज करते रहते हैं, कॉल करते रहते हैं कि सर आपका ये जो नोट्स है, मवाद है, कहाँ मिलेगा। हर क्लास में, हर वीडियो में बताता हूँ कि हमारे जो भी नोट्स हैं, मवाद हैं, वो AR डिजिटल के एप्लीकेशन पर ही मिलेंगे और उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहीं से चले जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहले शुरू करते हैं। बात पहले आज के क्लास का है कि नहव की बात है कि लफ्ज़ की तारीफ़ क्या होती है। इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। जी, जो आवाज़ निकलती है इंसान के मुंह से, आप उसे लफ्ज़ कहते हैं। किताब, कलम, टोपी वगैरह वगैरह, ये लफ्ज़ की तारीफ़ हो गई। अब देखिए, लफ्ज़ की दो किस्में हैं। लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं। एक है मौजू और दूसरा है मुहम्मल। लफ्ज़ की दो किस्में हैं, पहली है मौजू और दूसरा है मुहम्मल। लफ्ज़ मौजू बामाना लफ्ज़ को कहते हैं, यानी जिस लफ्ज़ का कोई मतलब आपको समझ में आए। जैसे हम बोलते हैं चाय, रोटी, है ना, बिस्तर, पानी वगैरह वगैरह, है ना। इसी तरीके से लफ्ज़ मुहम्मल जो है ये बेमाना लफ्ज़ को कहते हैं, यानी जिस लफ्ज़ का कोई मतलब आपको समझ में बिल्कुल भी ना आए। जैसे चाय के साथ आप बोल देते हैं वाय, रोटी के साथ आप बोल देते हैं वोटी, पानी के साथ आप बोल देते हैं वानी, बिस्तर के साथ आप बोल देते हैं बिस्तर। तो ये हो गया मुहम्मल, जिसका कोई माना ना हो। अब देखिए फ़ायदा क्या दिया गया है कि रोटी के साथ वोटी का लफ्ज़ बोल देते हैं, रोटी वोटी, और चाय के साथ वाय का लफ्ज़ बोल देते हैं, है ना, चाय वाय। तो अब चाय लफ्ज़ मौजू है, रोटी भी लफ्ज़ मौजू है, लेकिन वोटी लफ्ज़ मुहम्मल है और वाय भी लफ्ज़ मुहम्मल है। हमने आपको ऊपर बता दिया, समझा दिया। अब आपको याद क्या रखना है? याद रखना है कि लफ्ज़ की जो किस्म है उसको याद रखना है कि लफ्ज़ की दो किस्में हैं, एक है लफ्ज़ मौजू, दूसरा है लफ्ज़ मुहम्मल। और लफ्ज़ की तारीफ़ को याद रखना है। अब देखिए, लफ्ज़ मौजू की फिर दो किस्में हैं। लफ्ज़ मौजू की दो किस्में हैं, एक है मुफ़रद और दूसरा है मुरक्कब। जी, इस किस्मों को याद रखिएगा तो आसानी होगी। मुफरत किसे कहते हैं? वो अकेला लफ्ज़ जो एक माना बताए, जैसे पेंसिल, है ना, कलम, किताब, ये हो गया मुफरद। उसी तरीके से मुरक्कब क्या होता है? वो लफ्ज़ जो दो या ज़्यादा कलिमात से मिलकर बने। जैसे बोलते हैं खालिद का कलम, है ना, मैं तालिबे इल्म हूँ, मुरक्कब जुमला होगा, है ना। जैद की किताब, है ना, हामिद का घर, ये सब मुरक्कब हो जाएगा। अब देखिए, तो यहाँ से दो बात एक हुई, लफ्ज़ की तारीफ, लफ्ज़ की दो किस्में मौजू और मुहम्मल, और मौजू की भी दो किस्में, एक मुफरद और दूसरा मुरक्कब। अब यहाँ से देखिएगा अगर, तो अस्मा की बहस शुरू हो रही है। इसम की जो जमा अस्मा है उसकी बहस शुरू हो रही है। इसम की तारीफ NCERT के मुताबिक किसी शख्स, जगह, चीज़ और कैफियत के नाम को इसम कहते हैं। TRE 2 में सेम यही वाली लाइन सवाल देकर पूछा गया था कि किसी शख्स, जगह, चीज़ और कैफियत के नाम को क्या कहते हैं। तो देखिए, शख्स, जगह, चीज़ तो आप अब तक शुरू से लेकर आज तक पढ़ते आए हैं कि शख्स, जगह और चीज़ के नाम को इसमें कहा जाता है, लेकिन लफ्ज़ कैफियत आपने आज तक
नहीं ध्यान दिया होगा, गौर नहीं किया होगा। लेकिन ये एनसीईआरटी जब इसम की तारीफ करते हैं, अपनी किताब में एनसीईआरटी करता है, तो वो कैफियत भी शामिल करता है ना। खैर, हामिद, जैद, लाल किला, कुतुब मीनार, पटना, दिल्ली वगैरह ये सब अस्मा हैं। आगे बढ़ते हैं। इसम की कई किस्में हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है इसम की जो पहली तकसीम है वो क्या है। शुमार और गिनती के लिहाज से इसम की पहली तकसीम है कि इसम की दो किस्में हैं, पहला है वाहिद और दूसरा है जमा। याद रखिएगा, इसम की पहली तकसीम को याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। शुमार और गिनती के लिहाज से इसम की दो किस्में, वाहिद और जमा। वाहिद वो इसम है जो एक फर्द पर दलालत करे, जैसे आदमी। जमा वो इसम है जो एक से ज्यादा चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाए, जैसे लड़के, मुर्गियां वगैरह वगैरह। वाहिद से जमा बनाने के कुछ कायदे हैं, जैसे उर्दू में मुज़क्कर और मुअन्नस इसमों की जमा बनाने के अलग अलग कायदे हैं, जो तरतीब से हम आपके सामने रखे देते हैं। क्योंकि बहुत सारे साथी जो स्कूल बैकग्राउंड से हैं उनको पूरी चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया सर थोड़ा सा उर्दू कवायद जो है उसको तफसील से बता दिया जाए ताकि हमको समझने में आसानी हो। तो इसीलिए मुज़क्कर इसमों की जमा कैसे बनेगी, देखिए पहला है कि अगर मुज़क्कर इसम के आखिर में अलिफ या हा हो तो जमा बनाने के लिए उसे हमज़ा ज़ेर ए या वाव नून गुन्ना से बदल लेते हैं, जैसे लड़का से लड़के, लड़कों, दो हो गया, तख्ता से तख्ते और तख्तों, पहला है। अब देखिए दूसरी किस्म क्या है, अगर मुज़क्कर इसम के आखिर में अलिफ नून हो तो उसे गिरा कर हमजा या नून गुन्ना या वाव नून गुन्ना लगा लेते, जैसे कुआं है ना, कुआं से कुएं या कुओं। उसके बाद जब इसम के आखिर में मुंदरजा बाला हरूफ में से कोई हर्फ न हो तो उसकी जमा भी वाहिद की सूरत कायम रहेगी, लेकिन उसकी पहचान फेल के वाहिद और जमा होने से होगी, जैसे दरख्त उखड़ गया से दरख्त उखड़ गए। समझ गए, तो ये तीन कायदे हैं, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, किस्में जो हमने अभी बताया ऊपर। अब देखिए मुअन्नस इसमों की जमा कैसे बनती है। अगर मुअन्नस इसम के आखिर में याए मारूफ, याए मारूफ इस या को बोलते हैं और याए मजहूल इस या को बोलते हैं जो ऊपर गुजरी है ना, या हो तो जमा बनाने के लिए अलिफ नून गुन्ना या वाव नून गुन्ना बढ़ाते हैं, जैसे लड़की से लड़कियां, लड़कियों। अगर मुअन्नस इसम के आखिर में वाव या अलिफ हो तो जमा बनाते वक्त में हमजा या नून गुन्ना ज़्यादा कर देते हैं, जैसे दवा से दवाएं, खुशबू से खुशबुएं वगैरह वगैरह। इसी तरीके से अगर मुअन्नस इसम के आखिर में या हो तो सिर्फ नून गुन्ना बढ़ा देते हैं, जैसे गुड़िया से गुड़ियाँ वगैरह। जब मुअन्नस इसम के आखिर में मुंदरजा बाला हरूफ में से कोई हर्फ भी न हो तो फिर मैं या वाव नून गुन्ना लगाकर जमा बना लेते हैं, जैसे खबर से खबरें, खबरों, औरत से औरतें, औरतों वगैरह वगैरह। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है ना, कुछ साथियों के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर साथी ये सब जानते हैं। ये वाली बात जो है चंद बुनियादी उसूल हैं कुछ वाहिद जमा के लिए। देखिएगा क्या लिखा है कि मुंदरजा झेल अल्फाज हमेशा बतौर वाहिद इस्तेमाल होते हैं, चांदी, सोना, लोहा, तांबा, पीतल, कलई है ना, जस्त, जवार, बाजरा, मकई, सरसों, तरबूज, प्याज, ये सब क्या होता है हमेशा बतौर वाहिद इस्तेमाल होते हैं। इसी तरीके से 2 नंबर में अगर आप देखेंगे मुंदरजा झेल वाहिद अल्फाज हमेशा बतौर जमा बोले जाते हैं, जैसे मटर, गेहूँ, जौ, तिल, मिजाज, दाम, भाग, नसीब, करतूत, दर्शन, ओसान, होश, दस्तखत है ना। ये सब अल्फाज क्या है वाहिद है, लेकिन हमेशा बतौर जमा बोले जाते हैं। मान लीजिए एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ कि अगर एक रजिस्टर है आप किसी मदरसे या स्कूल में है ना, आपको प्रिंसिपल कहे कि इस रजिस्टर में सारे टीचरों से, सारे असातिज़ा से क्या कराओ, दस्तखत कराओ। जब सारे असातिज़ा से दस्तखत कराना है तो उसके लिए भी सिर्फ दस्तखत अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, हालांकि ये है वाहिद लेकिन हमेशा बतौर जमा बोले जाते हैं। समझ गए बात को। इसी तरह सारे अल्फाज को आप समझ सकते हैं।
مندرجہ ذیل الفاظ جمع بطور واحد بولے جاتے ہیں، یعنی مندرجہ ذیل جو الفاظ نیچے دیکھ رہے ہیں جمع لیکن بطور واحد بولے جاتے ہیں، یعنی ان کے آخر میں فعل واحد آتا ہے، جیسے خیرات ہے کیا جمع ہے لیکن واحد بولا جاتا ہے، رعایا ہے نا، آفاق، اسامی، ظلمات، کرامات، جی مواد، القاب، بقایا، کائنات، خرافات، اصول، اراضی، اخلاق، اخبار، واردات، تحقیقات، اسباب، اوقات، حوالات، اولاد، اشراف، افواہ۔ تو یہ جتنے بھی الفاظ یہاں پر 3 نمبر میں دیکھ رہے ہیں یہ سارے کے سارے الفاظ ہیں تو جمع لیکن بطور واحد استعمال ہوتے ہیں، تو ان الفاظ کو یاد رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ پوچھا آپ کو جا سکتا ہے۔ آگے دیکھیے، اب دیکھیے ہم نے اوپر کہا تھا اسم کی پہلی تقسیم کو یاد رکھیے گا، اب یہاں پر اسم کی دوسری تقسیم دیکھیے۔ جنس کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، پہلا ہے مذکر، دوسرا ہے مؤنث۔ ابھی اسی میں آپ کو مطلب جو ہے وہ کر دیا جائے گا، ہے نا، شمار اور گنتی کے اعتبار سے اسم کی قسمیں، جنس کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں، مذکر مؤنث۔ مذکر وہ اسم جو نر کے لیے بولا جائے جیسے لڑکا بکرا، مؤنث وہ اسم ہے جو مادہ کے لیے بولا جائے جیسے لڑکی بکری وغیرہ وغیرہ۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، یعنی مذکر کی بھی 2، مؤنث کی بھی 2۔ اب دیکھیے مذکر کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے حقیقی مذکر، دوسرا ہے غیر حقیقی مذکر، اور مؤنث کی جو 2 قسمیں ہیں، پہلی ہے حقیقی مؤنث اور دوسرا ہے غیر حقیقی مؤنث۔ دیکھیے حقیقی مذکر کیا ہوتا ہے؟ حقیقی مذکر وہ ہے جس کے مقابلے میں جاندار مؤنث آپ کے ہاں موجود ہو، دنیا میں موجود ہو، حقیقی مذکر کی بات ہو رہی ہے، جیسے مرد کہ اس کے مقابلے میں عورت موجود ہے، ٹھیک ہے، یہ ہوا آپ کو حقیقی مذکر۔ غیر حقیقی مذکر کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے جس کے مقابلے میں جاندار مؤنث نہ ہو، جی جاندار مؤنث نہ ہو، جیسے مان لیجئے کاغذ، اس کے مقابلے میں جاندار مؤنث نہیں ہے، کاغذ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مؤنث۔ کاغذ کے مقابلے میں جاندار کوئی مذکر ہے، سوری کاغذ مذکر ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی بھی مؤنث جاندار موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حقیقی مؤنث کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے حقیقی مؤنث وہ ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود ہو، الٹا بالکل، ہے نا، جیسے عورت اس کے مقابلے میں مرد موجود ہے۔ غیر حقیقی مؤنث کیا ہے؟ وہ ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو، جیسے کتاب ہے نا، میری کتاب، آپ کی کتاب، اس کی کتاب، مؤنث لفظ ہے، اس کے مقابلے میں جاندار کوئی بھی مذکر نہیں ہے، تو یہ ہو گیا آپ کا غیر حقیقی۔ حقیقی اور غیر حقیقی کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے، تو اس کو بھی یاد رکھیے۔ اب دیکھیے اسم کی جو ہے بناوٹ کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں، ہے نا، یہ اسم کی تیسری تقسیم ہے۔ اسم کی کیا ہے ساتھیوں؟ اسم کی تیسری تقسیم ہے۔ اسم کی کتنی تقسیم ہے؟ یہ تیسری تقسیم ہے۔ ایک ہے شمار اور گنتی کے لحاظ سے، اور دوسرا کیا تھا دوستو؟ تو دوسرا آپ کو ابھی بتایا میں نے اوپر، جنس کے اعتبار سے۔ اب یہاں پر ہے بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں، جامد، مصدر، مشتق۔ حالانکہ پچھلے کلاس میں اس کو بتا دیا لیکن یہاں پر بھی بتانا ضروری ہے تاکہ آپ ذہن نشی ہو جائے۔ اب یہاں پر دیکھیے اسم کی تیسری، یہاں پہ چوتھی ہونی چاہیے۔ مصدر وہ اسم ہے جس سے اسماء اور افعال بنائے جائیں، اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں نہ ہوتا ہے، جیسے آنا، جانا وغیرہ۔ مشتق وہ اسم اور فعل ہے جو مصدر سے بنایا گیا ہو، جیسے وہ آیا، آنے والا۔ جامد وہ اسم ہے جو کسی سے نہ بنایا گیا ہو، جیسے پتھر، زمین وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہم نے پہلے ہی بھی پڑھایا تھا، آج بھی میں نے کر دیا ہے، اور یہ اسم کی یہاں پر چوتھی تقسیم ہونی چاہیے، تیسری نہیں بلکہ چوتھی تقسیم ہونی چاہیے، ہے نا۔ معین اور غیر معین ہونے کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، پہلا ہے معرفہ اور دوسرا ہے نکرہ۔ جی پہلا کیا ہے ساتھیو؟ معرفہ اور دوسرا ہے نکرہ۔ معرفہ کو خاص اور نکرہ کو عام بولا جاتا ہے۔ معرفہ وہ اسم جو خاص شخص، خاص چیز کے لیے، خاص جگہ کے لیے بولا جائے، جیسے پٹنہ، دہلی، لال قلعہ وغیرہ۔ نکرہ یعنی اسم عام وہ اسم ہے جو کسی عام چیز کا نام ہو، جیسے لڑکا، کون سا لڑکا؟ زید، حامد وغیرہ وغیرہ۔ شہر، کون سا شہر؟ پٹنہ، دہلی، تو یہ عام ہو گیا۔
आदमी, कौन सा आदमी, किस आदमी की आप बात कर रहे हैं। तो ये हुआ आपको इसमें की चौथी तकसीम मुअय्यन और गैर मुअय्यन होने के एतबार से। पहला क्या था दोस्तों, तो आपको पहला हमने बताया आदाद व शुमार के एतबार से इसमें की 2 किस्में, जिन्स के एतबार से इसमें की 2 किस्में, बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में, और मुअय्यन और गैर मुअय्यन होने के एतबार से इसमें की 2 किस्में। आगे देखिए, इसमें मारिफा की जो अक़साम है इसमें बहुत ज़्यादा तज़ाद है जी, इतना तज़ाद है कि आपका दिमाग चकरा के रह जाएगा जी। जैसे इसमें मारिफा की 4 अक़साम है, बाकी जो किताबों के मुताबिक, यानी जो किताबें आपको आप कह सकते हैं गैस पेपर अवेलेबल है, उसमें अगर आप देखेंगे तो किसी में इसमें मारिफा की 4 किस्में, अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल। अच्छा, कुछ और किताबें हैं मार्केट में, उसमें इसमें मारिफा की 7 अक़साम बयान की गई हैं, अलम, ज़मीर, इशारा, मौसूल, माहूद, मुज़ाफ, मुनादा। ठीक है, तो किसी किसी किताब में आपको 7 किस्में नज़र आएंगी। आगे देखिए, अब इसमें मारिफा की 6 अक़साम हैं, और ये NCERT कहिए या SCERT कहिए, बिहार बोर्ड में सानवी और आला सानवी दर्जे की जो किताब है उसमें अगर आप देखेंगे इस चीज़ को, तो वो इसमें मारिफा की 6 किस्में बताते हैं। अभी हमने बताया था कि इसमें मारिफा किसको बोलते हैं, ख़ास को बोलते हैं। आइए लिए चलते हैं हम आपको जी, सानवी और आला सानवी दर्जात की जो किताब हमारे सामने इस वक्त मौजूद है, इसमें मारिफा की किस्में यानी इसमें ख़ास की किस्में, तो इन्होंने इसमें ख़ास लिखा है और उसकी तारीफ की है, किसी फ़र्द या चीज़ के मखसूस नाम को कहते हैं, उससे एक ही फ़र्द मुराद होता है। ठीक है, अब देखिए इसकी दर्ज झेल किस्में हैं, इन्होंने बताया नहीं है कि 5 किस्में हैं या 6 किस्में हैं, लेकिन जब इन्होंने तारीफ की कि इसमें अलम, कुन्नियत, लक़ब, खिताब, उसके बाद खिताब के बाद आगे देखिएगा तो उर्फ, 5 हुआ ना, 4 के बाद 5, और तखल्लुस छठी किस्म, ये इसमें मारिफा की किस्में बताते हैं। समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए इसमें आम की बात हो गई यानी नकेरा की बात हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से एक बार इसको ज़हन नशीं कीजिए कि ये इसमें ख़ास की बात कर रहे हैं, यानी इसमें मारिफा की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये दर्ज झेल किस्में यानी अलम, कुन्नियत, लक़ब, खिताब, उर्फ, तखल्लुस, इनको बताते हैं कि ये 6 किस्में हैं। अब आइए हमारे यहाँ, तो हमने उसी को यहाँ पर लिखा है कि अलम, उर्फ, खिताब, लक़ब, कुन्नियत, तखल्लुस। एक बात हमेशा ज़हन में रखिएगा, एक बात हमेशा ज़हन में रखिएगा कि कभी भी जो सलेबस की किताब है उसके अंदर जो तादाद बताई गई हैं उसी को ज़हन में रखिएगा, क्योंकि बाकी जो मार्केट में अवेलेबल किताबें हैं, गैस पेपर है, इस सब को बोर्ड कभी नहीं मानता है। और NCERT की जो किताब है ना, कवायद की, उसमें इस तरह से अक़साम बयान नहीं किए गए हैं कि किसकी कितनी कितनी किस्में, उन्होंने सिर्फ जो है मुतलक तारीफ करते चले गए और किस्मों को बताया नहीं कि 5 किस्में हैं, 6 किस्में हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम आएगा तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि 3 किस्में हैं कि 4 किस्में हैं कि 5 किस्में हैं। तो अब आप SCERT ऑथेंटिक है, आप इसके साथ जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम तारीफ करते हैं इसमें अलम की, जो हमारी पहली किस्म है। इसमें अलम वो इसमें है जो किसी शख्स की पहचान के लिए अलामत का काम दे, जैसे जाहिद, हामिद, आदिल, गुफरान वगैरह वगैरह। ठीक है, ये हुआ इसमें अलम। अभी साथियों इसमें मारिफा की पहली ही किस्म पर पहुंचे थे कि अब पहली ही किस्म की 5 किस्में निकल आई। किसकी 5 किस्म निकल आई? इसमें अलम की 5 किस्में निकल आई। कौन कौन? उर्फ, खिताब, लक़ब, कुन्नियत, तखल्लुस। ये अलम की 5 किस्में, SCERT जो किताब मैंने दिखाया है उसी के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, बार बार किताब दिखाने से वक्त का ज़िया है, इसीलिए बार बार नहीं दिखाता हूँ। खैर, उर्फ वो नाम है जो प्यार या हिकारत की वजह से मशहूर हो जाए मशहूर हो जाए, जैसे अब्दुल्ला से प्यार की वजह से लोग बोलते हैं अब्दुल, वकार प्यार की वजह से लोग बोलते हैं विक्की, है ना, बबलू वगैरह, ये सब उर्फियत वाला नाम कहलाता है। दूसरे नंबर पर है खिताब, अलम की दूसरी किस्म है। खिताब वो एजाजी नाम है जो हुकूमत की तरफ से किसी शख्स को उसकी इल्मी या कौमी या अदबी खिदमात के सिले में दिया जाए। देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे शमसुल उलमा, खान बहादुर, दबीरुल मलिक, नजमुद्दौला, भारत रत्न, पद्म भूषण,
पद्मश्री। तो पद भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री ये सब भी खिताब है, ये सब भी क्या है, खिताब है। मैं किसी एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर एक बार देख रहा था तो वहां पर दिया गया था कि भारत रत्न या पद्म भूषण या पद्मश्री इन तीनों को दिया गया था और पूछा गया था कि ये तीनों जो है जी कौन सा इस्म है, जी लक़ब है, खिताब है, कुन्नियत है, क्या है। तो हम इसीलिए जो है आपको खिताब की तारीफ में हम लिख दिए। हो सकता है कि मुस्तकबिल में आपसे पूछा जाए कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री क्या है, तो आप याद रखिएगा कि ये खिताब है। चाहे आप बीपीएससी दे रहे हूँ, एसटीईटी दे रहे हूँ, DSSS दे रहे हूँ, यूपी टीजीटी पीजीटी दे रहे हूँ, अगर पूछ लिया जाए तो बेधड़क कह दीजिएगा कि खिताब है। अच्छा, खिताब, लक़ब, कुन्नियत, आम तौर पर इन तीनों से, ये जो अलम की किस्में हैं, अलम की अक़साम है, खिताब, लक़ब, कुन्नियत, इन तीनों के कुछ न कुछ सवाल हर एग्ज़ाम में रहते ही रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरी किस्म है अलम की, लक़ब। वो नाम है जो किसी खास वस्फ की वजह से लोगों में मशहूर हो गया हो, है ना। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब अल्लाह से कलाम करने की वजह से क्या हो गया था, कलीमुल्लाह हो गया था। क्या हो गया था साथियों, जी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो लक़ब है अल्लाह से बात करने की वजह से क्या हो गया था, कलीमुल्लाह हो गया था। एक चीज़ और बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि मौलवी अब्दुल हक साहब हैं। कौन है, मौलवी अब्दुल हक साहब को क्या कहा जाता है, बाबाए उर्दू। क्या कहा जाता है, बाबाए उर्दू। जी ख़ास वस्फ़ की वजह से, उर्दू अदबी दुनिया में जी ख़ास वस्फ़ की वजह से उन्हें बाबाए उर्दू। अल्लामा इकबाल को हकीमुल उम्मत, इसी तरीके से जोशमली हबादी को शायर लक़ब, मीर तकी मीर को खुदाए सुखन और अल्लामा राशिदुल खैरी को मुसव्विर गम। तो ये सब लक़ब हैं। क्या है, वो नाम जो किसी ख़ास वस्फ़ की वजह से क्या हो, लोगों में मशहूर हो जाए। ख़ास वस्फ़, या फिर आप इसकी तारीफ़ ये कर सकते हैं कि वो नाम जो किसी वस्फ़ के अलावा, वो खूबी या कमाल, जब आप कर लीजिएगा तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। वो नाम जो किसी खूबी या कमाल की वजह से लोगों में मशहूर हो गया हो उसे लक़ब कहते हैं। ठीक है, जैसे बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक का है, मीर तकी मीर का खुदाए सुखन है ना, और जोश मलिह आबादी का क्या है, शायर इनकलाब, शायर शबाब, शायर फितरत वगैरह। आगे बढ़ते हैं। कुन्नियत, वो नाम है जो माँ बाप या बेटे बेटी के ताल्लुक या किसी और मुनासबत से पुकारा जाए, जैसे अबू दुजाना, उम्मे कुलसूम, अबू तुराब, अबू हुरैरा, है ना। माँ बाप, बेटा बेटी, है ना, क्या है, इब्ने मरियम, ये सब कुन्नियत है, रिश्ते की बुनियाद पर जो नाम आपको मिलता है। उसके बाद तखल्लुस, ये तो आप बहुत जानते होंगे, नींद में भी अगर आप रहेंगे कोई पूछ ले तो बता सकते हैं। वो मुख्तसर नाम जो शायर अपने अशार में असली नाम के बजाय इस्तेमाल करते हैं, जैसे मीर तकी मीर का मीर, अल्ताफ़ हुसैन हाली का हाली, असदुल्ला खां गालिब का गालिब, ये तखल्लुस कहलाता है। चलिए, तो ये थे सारे आज के थ्योरी। आज के थ्योरी के मारूजी सवालात आपकी स्क्रीन पर। थोड़ा सा और जूम करता हूं, हर सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देते चले जाइएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने यार डिजिटल का अपलोड नहीं किया है तो कर लीजिएगा। इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे खाली जगह कहते हैं, हर्फ कहते हैं, लफ्ज़ कहते हैं, कलीमा कहते हैं, या फिर जुमला कहते हैं। पहला सवाल आज का, जी सही जवाब क्या होगा, अभी पढ़ा था, आज ही के क्लास में पढ़ा है हम लोगों ने। इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है, जी इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे खाली जगह कहते हैं। जी मुकम्मल आ रही है सिराजुद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हंसिए मत, पढ़िए, नहीं तो 1 नंबर 2 नंबर से रह जाइएगा। रूबी खातून, वालेकुम अस्सलाम, बहुत लेट से आते हैं आप लोग। बहुत उम्दा जवाब है। इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहा जाता है। 1 नंबर का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरा सवाल है कि लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं। अभी बताया था लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं। लफ्ज़ की जो किस्में हैं साथियों, पहला है मौजू, क्या है, पहला है मौजू और दूसरा है मुहम्मल। क्या है, मौजू और मुहम्मल, 2 किस्में हैं। 2 नंबर का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। मौजू जैसे बोलते हैं रोटी, है ना, मुहम्मल जैसे बोलते हैं वोटी। तीसरा सवाल, बामाना लफ्ज़ को उर्दू कवायद में कहते हैं, हर्फ, मुहम्मल, मौजू, कोई नहीं। आसान सवाल है, सही जवाब देते जाइए।
ज़किया परवीन, नाजिया फिरदौस, सिराजुद्दीन, हिना यास्मीन, रूही खान, नकी अहमद, एमडी अतीकुर रहमान, जी सना, राहत सुल्ताना, शमीम अख्तर, माजिद अख्तर। चलिए तमाम साथियों का इस्तकबाल। तो 3 नंबर सवाल, बामाना लफ्ज़ को उर्दू कवायद में मौजू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मौजू कहा जाता है। सी ऑप्शन 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल, बेमाना लफ्ज़ को उर्दू कवायद में क्या कहते हैं? हर्फ, मुहमल, मौजू या फिर इनमें से कोई नहीं। चौथा सवाल है, सही जवाब क्या होगा? बेमाना लफ्ज़ को उर्दू कवायद में क्या कहते हैं? तो बेमाना हो जिसका कोई माना नहीं हो, जैसे हमने अभी बताया पानी मौजू हो गया, और वानी जो है ये हो गया मुहमल। तो बेमाना है वानी, वानी को मुहमल कहा जाएगा। 4 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी लोग कमेंट नहीं कर रहे, कमेंट कीजिए। कमेंट करने से आपको याद होगा कि हाँ आप किस सवाल का क्या जवाब दे रहे हैं। रोटी के साथ वोटी का लफ्ज़ बोल देते हैं, उर्दू कवायद में आप इसे क्या कहेंगे? मौजू, मुहमल, फेल, हर्फ। 5वां सवाल है, सही जवाब होगा कि रोटी के साथ जो वोटी का लफ्ज़ जब आप बोलते हैं उर्दू कवायद में आप इसे क्या कहेंगे? मुहमल कहेंगे। तो 5 का भी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जी तौसीफ भाई शुक्रिया। 6 नंबर सवाल है, लफ्ज़ मौजू की कितनी किस्में हैं? जोर का झटका हल्के से, कौन है भाई ये? लफ्ज़ मौजू की कितनी किस्में हैं? 2, 3, 4, 5। अभी हमने आपको बताया था ना कि लफ्ज़ मौजू जो है दोस्तों इसकी 2 किस्में हैं। पहला है मुफरद और दूसरा है मुरक्कब। ठीक है, तो 6 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 7वां सवाल है आपकी स्क्रीन पर, वो लफ्ज़ जो 2 या ज़्यादा कलिमात से मिलकर बने, उर्दू कवायद में आप उसे क्या कहेंगे? मुफरद, मुरक्कब, कलीमा, हर्फ। 7वां सवाल है, सही जवाब क्या होगा? आप लोग इतने साथी हैं, क्या आप लोग शेयर नहीं करते हैं क्या? शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जो बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं। जी, वो लफ्ज़ जो 2 या ज़्यादा कलिमात से मिलकर बने, उर्दू कवायद में आप उसे क्या कहेंगे? मुरक्कब कहेंगे। तो वो लफ्ज़ जो 2 या ज़्यादा कलिमात से मिलकर बने उसे मुरक्कब कहा जाएगा। तो 7 का भी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 8वां सवाल है, शुमार और गिनती के लिहाज से इसमें की 2 किस्में हैं, 3 किस्में हैं, 4 किस्में हैं, 5 किस्में। आसान सवाल है, कुछ ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। जी, शुमार और गिनती के लिहाज से अभी हमने बताया था कि वाहिद और जमा 2 किस्में। 8 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 9वां सवाल है, जिन्स के एतबार से इसम की कितनी अक़साम है? कितनी किस्में हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। जिन्स के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? तो दोस्तों जिन्स के एतबार से इसम की 2 किस्में हैं, एक है मुज़क्कर और दूसरा है मुअन्नस। 10वां सवाल है, दर्ज झेल अल्फाज में हमेशा बतौर वाहिद इस्तेमाल होने वाले अल्फाज की निशानदेही। चांदी सोना, लोहा तांबा, पीतल कलाई या फिर इनमें से सभी। क्या सही जवाब होगा? तो दोस्तों चांदी और सोना, लोहा और तांबा, पीतल और कलाई हमेशा बतौर वाहिद इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं। इसका मतलब इनमें से सभी के सभी। 11 नंबर सवाल है, दर्ज झेल अल्फाज में हमेशा बतौर जमा बोले जाने वाले अल्फाज की निशानदेही कीजिए। मटर, गेहूं, दस्तखत, नसीब, इनमें से सभी। हमेशा बतौर जमा बोले जाते हैं ये अल्फाज, है ना? सभी के सभी हमेशा बतौर जमा बोले जाने वाले अल्फाज हैं। दस्तखत, नसीब, मटर और गेहूं। जिसके मुकाबले में जानदार मुअन्नस मौजूद हो वो क्या कहलाएगा? मुअन्नस हकीकी, मुअन्नस गैर हकीकी, मुज़क्कर हकीकी, मुज़क्कर गैर हकीकी। 12 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? जिसके मुकाबले में जानदार मुअन्नस मौजूद हो वो मुज़क्कर हकीकी कहलाएगा। ध्यान रखिए सवाल। 13 नंबर, जिसके मुकाबले में जानदार मुज़क्कर मौजूद हो वो क्या कहलाएगा? मुअन्नस हकीकी, मुअन्नस गैर हकीकी, मुज़क्कर हकीकी, मुज़क्कर गैर हकीकी। 13 नंबर सवाल। तो जिसके मुकाबले में जानदार मुज़क्कर मौजूद हो मुअन्नस हकीकी कहलाएगा। ए ऑप्शन 13 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर, मुअय्यन और गैर मुअय्यन होने के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या फिर 5 हैं? मुअय्यन और गैर मुअय्यन होने के एतबार से
اسم کی کتنی قسمیں ہیں پوچھا جا رہا ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ معرفہ اور نکرہ یعنی اسم خاص اور اسم عام، تو 2 ہیں، 14 کا اے آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ وہ اسم جو خاص شخص یا خاص چیز یا خاص جگہ کو ظاہر کرے اردو قواعد میں کیا کہلائے گا؟ نکرہ، معرفہ، علم، خطاب۔ 15 نمبر سوال ہے کہ وہ اسم جو خاص شخص، خاص چیز، خاص جگہ کو ظاہر کرے، معرفہ ہو جائے گا، بی آپشن، بچپن سے سارے لوگ پڑھتے آ رہے ہیں۔ 16 نمبر ہے کہ وہ اسم جو کسی عام چیز، عام شخص یا عام جگہ کو ظاہر کرے اردو قواعد میں کیا کہلائے گا؟ جیسے ابھی ہم عام چیز کی بات کی جائے، عام شخص، جیسے ہم بولے لڑکا، ہے نا، یہ کون سا لڑکا، کس لڑکے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ شہر، کس شہر کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جی، کس جگہ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ تو یہ آپ کا ہو جائے گا نکرہ، 16 کا سی ہونا چاہیے اور صحیح آپشن ہے۔ 17 درج ذیل میں معرفہ کی نشاندہی کرنا ہے، لڑکا، لڑکی، آدمی، زید۔ 17 نمبر سوال ہے، صحیح جواب بہت سارے ساتھیوں نے دیا ہے۔ سب سے پہلے جواب دینے والے کون ہے؟ زکیہ پروین، زید بالکل رائٹ آنسر ہے، بہت عمدہ۔ خیر، درج ذیل میں نکرہ کی نشاندہی کرنا، آدمی، سیف، زینب، پٹنہ۔ دیکھیں پٹنہ جو ہے یہ ایک خاص شہر کا نام ہے، پٹنہ کیا ہے؟ خاص شہر کا نام ہے، خاص جگہ کا نام ہے نا۔ زینب جو ہے یہ خاص لڑکی کا نام ہے، سیف خاص لڑکے کا نام ہے، اس لیے آدمی، کس آدمی کی بات کر رہے ہیں آپ، ہے نا، یہ ہو جائے گا نکرہ۔ درج ذیل میں معرفہ کی نشاندہی کرنا، لال قلعہ، دہلی، گولکنڈہ یا پھر سبھی کے سبھی۔ 19 نمبر کا، تو دوستو لال قلعہ خاص عمارت کا نام ہے، دہلی خاص شہر کا نام ہے نا، گولکنڈہ خاص قلعے کا نام ہے، تو سبھی کے سبھی اس میں معرفہ ہو جائیں گے۔ 20 نمبر سوال ہے، درج ذیل میں نکرہ کی نشاندہی، ندی، شہر، کتاب، سبھی کے سبھی۔ تو ندی، کس ندی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی، کس ندی کی آپ بات کر رہے ہیں؟ شہر، کس شہر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کتاب، کس کتاب کی بات کر رہے ہیں؟ تو سب کے سب اس میں نکرہ ہو جائے گا۔ NCERT کے مطابق اس میں معرفہ کی کتنی اقسام ہے؟ 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، 6 ہے۔ ابھی ہم نے جو پڑھایا ہے اس میں معرفہ کی جی سلیبس کے مطابق کتنی اقسام ہے؟ 21 نمبر سوال۔ دوستو ابھی ہم نے پڑھا کہ 6 اقسام ہے، کس کی؟ NCERT کے مطابق۔ جی، علم، عرف، خطاب، لقب، کنیت، تخلص۔ اس میں علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، 6 ہے۔ 22 نمبر سوال ہے، صحیح جواب کیا ہوگا؟ تو دیکھیے ابھی ہم نے بتایا تھا اس میں علم کی جو قسمیں ہیں وہ 5 ہیں، اس وجہ سے سی آپشن رائٹ ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، وہ نام جو پیار یا حقارت کی وجہ سے مشہور ہو جائے اسے کہتے ہیں، لقب، عرف، خطاب، کنیت۔ 23 نمبر سوال ہے، صحیح جواب اس کا کیا ہوگا؟ جی 23 نمبر سوال، صحیح جواب کیا ہوگا؟ وہ نام جو پیار یا حقارت کی وجہ سے مشہور ہو جائے، تو وہ آپ کا ہو جائے گا ساتھیو عرف۔ آپ لوگ کے جواب لیٹ سے آ رہے ہیں۔ زکیہ پروین سب سے پہلے آپ ہی کا جواب آ رہا ہے، نیہا پروین، نازیہ، روحی، بہت لوگ لیٹ سے آتے ہیں۔ وہ اعزازی نام جو حکومت کی طرف سے کسی شخص کو اس کی علمی و ادبی قومی خدمات کے صلے میں دیا جائے اسے کہا جاتا ہے، لقب، عرف، خطاب، کنیت۔ 24 نمبر سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ تو وہ خطاب کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ خطاب کہلاتا ہے۔ 25واں سوال ہے، وہ نام جو ماں باپ یا بیٹے بیٹی کے تعلق یا کسی اور مناسبت سے ہو اسے علم، لقب، خطاب، کنیت کیا کہا جاتا ہے؟ تو دوستو وہ نام جو ماں باپ یا بیٹے بیٹی کے تعلق یا کسی اور مناسبت سے دیا جاتا ہو یا ہو وہ کنیت کہلاتا ہے، تو 25 کا ڈی آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، وہ مختصر نام جو شاعر اپنے اشعار میں اصلی نام کے بجائے استعمال کرتے ہیں، خطاب، تخلص، کنیت، لقب۔ 26 نمبر سوال، صحیح جواب کیا ہوگا؟ RF پرنسی۔ کیا کیا نام ہے آپ لوگوں کے؟ تو وہ مختصر نام جو ہم نے ابھی بتایا جو شاعر اپنے اشعار میں اصلی نام کے بجائے استعمال کرتے ہیں وہ تخلص ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ وہ نام
जो किसी खास वस्फ की वजह से लोगों में मशहूर हो गया हो। लक़ब उर्फ खिताब कुन्नियत। 27 नंबर सवाल, वो नाम जो किसी खास वस्फ की वजह से लोगों में मशहूर हो गया हो। वस्फ का मतलब अभी बोले थे खूबी या कमाल की वजह से लोगों में मशहूर हो गया हो, है ना, लक़ब कहलाएगा। तो 27 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आज के क्लास में हमने जो आपको बताया था दोस्तों कि बनावट के एतबार से इसम की जो है 3 किस्में हमने बताई थी जी। लफ्ज़ की हमने साथियों क्या बताई थी, 2 किस्में बताई हैं। उसके बाद जो है लफ्ज़ मौजू की किस्में बताई है। क्या लफ्ज़ मौजू की किस्में बताई है, उसको याद रखना है। शुमार और गिनती के लिहाज से, क्या शुमार और गिनती के लिहाज से, जिन्स के एतबार से, है ना, मुअय्यन और गैर मुअय्यन होने के एतबार से, मुअय्यन और गैर मुअय्यन होने के एतबार से जी। इसी तरीके से हमने साथियों मारिफा के अक़साम बताए हैं, अलम के अक़साम बताए हैं। तो इन सारे अक़साम की जो तादाद है उसको आपको याद रखना है कि किसकी कितनी कितनी किस्में हैं। तो दोस्तों ये था उर्दू कवायद का आज का चौथा क्लास। उम्मीद कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान की मेयारी तैयारी के लिए AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।